Continuing with our case study series, we have Civil Services 2022, case number 10, and our approach is twofold: to understand case as clearly as you can. बहुत अच्छे से केस को समझना है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ यहाँ पे बैठ के देखिए कि क्या चीज़ों पे ध्यान देना होता है, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हुए आधा केस जब आप सॉल्व कर रहे होते हो ना, पढ़ते वक्त ही सॉल्व कर सकते हो. सो दैट्स वन, कि गेट अ क्लियर प्रिसाइज होल्ड ऑन केस, कि केस किस बारे में है, क्या इश्यूज हैं. देन सेकेंड इज व्हेन यू आर सॉल्विंग, देन आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच के साथ केस को सॉल्व करना है यूजिंग लॉ, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और एक प्रैक्टिकल अप्रोच बनाना है, ना कि हवाई किले बांधना है. सो इन चीज़ों पे नंबर मिलता है. एंड लास्टली एक फ्रेमवर्क में रहना है, ये नहीं कि कहीं पे कुछ भी, क्योंकि केस आप देखोगे ना तो केसेस का बहुत एक लाइक फॉर्मेट सेम है जनरली, कि एक केस दिया होगा, उसमें आपको एक इंट्रोडक्शन देना है जो कि मोस्टली आपको ग्राफ दिखाएगा, देन स्टेक होल्डर, उसमें क्या इशूज हैं, क्या ऑप्शन है, ऑप्शन की मेरिट डिमेरिट, एंड देन फाइनली आपसे हमेशा कहता है कि विच ऑप्शन विल यू टेक. एंड लास्टली 21 से एक और ऐड किया इन्होंने फीचर कि ट्रेनिंग कैसे करोगे ऐसी चीज़ पे. सो हम देख चुके हैं नया फीचर जो है ट्रेनिंग वाला, इसको हम अच्छे से डिटेल में भी बात कर चुके हैं कि क्यों ऐड किया गया है. बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द सीनियर ऑफिशियल, आपके अंडर कमांड होती है, आपके अंडर टीम्स होती हैं, आप एसपी या एसडीएम बन के जाते हो, आप ग्राउंड पे काम नहीं करते हो. तो ऐसे इश्यूज को डील करने के लिए यू हैव, आप एसपी होते हो तो एटलीस्ट 5 से 7 आपके अंदर थाने आते हैं, तो उनमें यू विल हैव टू ट्रेन योर पीपल. एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट कि आप ट्रेनिंग आपको मालूम होगी तभी तो आप उनको ट्रेन कर पाओगे, एंड यू विल बी एबल टू वर्क इफेक्टिवली ऑन द ग्राउंड. सिमिलरली एसडीएम के केस में भी आपका क्या इशू है, उसके लिए आपको अपने ऊपर नीचे दोनों ही चीज़ों पे ऊपर कोऑर्डिनेट करना होता है, नीचे ट्रेन एंड सेंसिटाइज करना होता है. सो दिस इज द एंगल दैट यूपीएससी इज टेकिंग. तो इसके लिए आपका माइंडसेट क्लैरिटी, थॉट क्लैरिटी बहुत जरूरी है, और ये आई थिंक इट विल कंटिन्यू, ये 23 में भी आएगा, ये चीज़ें पूछी जाएंगी बिकॉज दे आर वेरी मच प्रैक्टिकल एंड रिक्वायर्ड. तो चलो देखते हैं हमारा केस क्या है. केस नंबर 10. यू हैव डन MBA from reputed institution 3 years back but could not get campus placement due to COVID-19 generated recession. However, after a lot of persuasion and series of competitive tests including written and interview, you managed to get a job in a leading shoe company. Okay. You have aged parent who are dependent and staying with you. You also recently got married after getting this decent job. You were allotted the inspection section. So ये हमारा पब्लिक लाइफ में एथिक्स पे क्वेश्चन बनने वाला है. ठीक है, अगर बात कहूँ तो हमेशा क्वेश्चन केस स्टडी में आप सिलेबस में देखोगे ना, तो केस स्टडीज ऑन अवर इशू, दिस इज द व्हाट सिलेबस इज. अवर इशू में जो ऊपर जो है तो आपका एथिक्स इन सिविल सर्विसेज, इन पब्लिक लाइफ, तो ये कुछ टॉपिक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, एटीट्यूड एंड ऑल दैट चीज़ें हैं. तो आप अगेन जो ट्रेनिंग है एटीट्यूड चेंज एंड ऑल पे डील करता है, हमेशा अवेयरनेस जनरेट करना, इमोशनल अवेयरनेस जनरेट करना, सेंसिटिविटी, सिचुएशनल अवेयरनेस, तो इन सब चीज़ों पे डील करता है. तो केसेस हमेशा आपके ऊपर के सिलेबस जो आप टॉपिक पढ़ चुके होते हैं उससे डील करते हैं. तो दिस प्रेजेंटली सीम्स टू बी रिलेटिंग टू द एथिक्स इन पब्लिक लाइफ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग फाइनल प्रोडक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. इन दिस 1 year यू लर्न your job well and was appreciated for your performance by management. So you are hard working diligent person, ये इन्होंने establish कर दिया है. but you have some financial limitations, या आपके ऊपर what would you call it, liabilities तो नहीं कहेंगे, आपके liabilities नहीं है, but हाँ आपकी responsibilities हैं. Company is doing well business for last 5 years in domestic market, and this year it is decided even to export Europe and Gulf countries. तो कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है, बाहर भेजने वाली है. However, one large consignment to Europe was rejected by their inspecting team due to certain poor quality was sent back. ठीक है, तो एक बड़ा कंसाइनमेंट अगर आपको नहीं मालूम तो थोड़ा सा, आप कोई भी चीज़ भेजते हो तो कंसाइनमेंट होते हैं छोटे मोटे. इन्होंने बोला है कि एक बड़े कंसाइनमेंट को, मतलब पूरा आपका प्रोजेक्ट नहीं कैंसिल हुआ है, एक बड़ा सा सेगमेंट जो आप भेज रहे थे वो वापस भेज दिया गया है. टॉप मैनेजमेंट ऑर्डर दैट इबिड कंसाइनमेंट टू बी क्लियर्ड फॉर द डोमेस्टिक. ठीक है, यही हम लास्ट एक और केस सॉल्व कर रहे थे, तो यही होता है कि डोमेस्टिक और
इंटरनेशनल, तो कई बार इंटरनेशनली जो डिसेलेक्ट हो जाता है या रिटर्न होता है तो आप डोमेस्टिक मार्केट में बेच देते हो बिकॉज दे आर डेवलप्ड कंट्रीज, उनके भैया जो स्टैंडर्ड हैं दे आर वेरी मच वेल डेवलप्ड। तो स्वेट फैक्ट्री ने WTO में भी कॉन्सेप्ट आता है एंड दिस इज वेल एस्टैब्लिश, तो इसमें कोई इशू नहीं है। हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वी डू नॉट हैव दैट मच हाई स्टैंडर्ड। यहाँ पे बात ये नहीं कि स्टैंडर्ड है, इट्स मोर अबाउट कि दे हैव वेरी हाई स्टैंडर्ड, वी हैव समवॉट मैनेजेबल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। As part of inspecting team, you observed the glaring poor quality and brought to the knowledge of the team commander. However, top management advised all members of the team to overlook these defects as the management cannot bear such huge losses. मीन्स होने क्या वाला है कि आप ये जो क्वालिटी रिटर्न है दे आर नॉट इवन लाइक स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड जो हमारा मैनेजेबल है केस के हिसाब से वो भी मीट नहीं कर रहा है, बट इफ यू रिजेक्ट इट विल लीड टू ह्यूज लॉसेस। दिस इज व्हाट द केस इज up till now. The rest of the team member except you promptly signed and cleared the consignment for domestic market. तो सेम वही देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नाउ वो अंदर घुस के वही चीज बात करें, बट दिस इज व्हाट कंपनी साइड में जो हम बात करते हैं ना कि कौन से लोग हैं जो ये सब स्टैंडर्ड को, तो आप यहाँ पे बन गए हो। तो अगेन दिस इज एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस केस स्टडी दैट वी हैव डेल्ट विद। ओवरलुकिंग glaring defects, you again brought to the knowledge of the team commander that such consignment if cleared even for domestic market will tarnish the image and reputation of the company and will counterproductive in long run। बिल्कुल हमने उस टाइम पे भी बात कहा था कि ऐसी चीजें लॉन्ग रन में खराब होती हैं। However, you were further advised by top management that if you do not clear the consignment, company will not hesitate to terminate your service citing certain innocuous reason। ठीक है, किसका कहना है भैया? टॉप मैनेजमेंट का कहना है। बट होगा क्या कि अगर कुछ होगी तो टॉप मैनेजमेंट आपको वैसे भी टर्मिनेट कर देगा। इफ इट गोज अगेंस्ट कहीं पे भी होगा तो सबसे पहले आप नपोगे क्योंकि आपने क्लियर किया है। यहाँ पे ठीक है, स्टिल यू हैव अ वेरी राइट चांस टू फाइट बैक कि आप अगेन एक और चीज़ है आपका जैसे लेबर लॉज हैं, तो ये इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू फाइट बैक यू शुड नो योर राइट्स। तो ये आने वाला है केस में, डेफिनेटली आने वाला है। चलो देखते हैं। तो दे कैन नॉट एक्सपेल यू, और यहाँ पे इंडिया में एटलीस्ट हायर एंड फायर पॉलिसी नहीं है, तो दे में टेल यू, बट अगेन यू एटलीस्ट यू हैव अ फाइटिंग चांस। इन दिस केस इफ यू क्लियर दिस कंसाइनमेंट एंड लेटर ऑन इट इज लाइक वेरी मच ऑब्वियस कि बहुत ग्लेयरिंग डिफेक्ट है, यू नो, देन दे हैव वेरी मच लेजिटिमेट रीजन टू फायर यू। तो क्या करना है ये बहुत क्लियर है। चलो देखते हैं इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे हैं। Under the given conditions, what are option available to you as a member of inspecting team? आप खुद ही इंस्पेक्टिंग टीम आप क्लियर कर नहीं सकते, ये तो तय है। लाइक अभी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं बट दैट्स फाइन। तो ऊपर हमने पहले डील कर लिया कि हमारे पास क्या ऑप्शन है, प्रॉस कॉन्स भी हमने देख लिए। क्रिटिकली इवेलुएट ईच ऑप्शन लिस्टेड बाय यू। क्रिटिकल आपको मैंने व्यू दे दिया। क्रिटिकल यही कि आप सिंपल कि दिस में दिस माइट नॉट। क्रिटिकल व्यू क्या है कि इफ यू क्लियर दिस थिंग देन आफ्टर कि ओनली वन केस की कोई नोटिस नहीं करेगा, आपका कंसाइनमेंट भेज जाएगा एंड नो वन विल नोटिस, एवरीथिंग गोज वेल। ये वाला चीज अगर काम कर गई तो हाँ यू विल कीप योर जॉब, बट यू विल कॉम्प्रोमाइज योर इंटीग्रिटी, योर प्रोफेशनल एथिक्स, योर ड्यूटी। बट अगर नहीं होता है, पकड़ा जाता है, तो आपकी जॉब जानी है। जितने निगेटिव हैं वो सारे के सारे असाइन कर लो। दूसरा है कि आप क्लियर नहीं करते हो, आप टॉप मैनेजमेंट में जो भी है रेपुटेटेड कंपनी में हमेशा टॉप मैनेजमेंट एक नहीं होता है, तो आप अल्टरनेटिव चैनल को कर सकते हो, डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट भेज सकते हो। सो यू कैन लाइक व्हाट यू कैन आर्ग्यू और एडवोकेट योर केस कि ठीक है ये हम लॉसेस ले लें या इनमें इंप्रूवमेंट का आप सजेशन कर सकते हो कि जो जो ग्लेयरिंग डिफेक्ट है, तो व्हाट इज द बेटर सोल्यूशन। हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड सोचा करो, ठीक है। सोल्यूशन ओरिएंटेड सोचोगे तो यू विल फाइंड कि वेरी गुड ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो रादर देन सेइंग कि भैया पूरा जो है इसको हटा दिया जाए, यू कैन सजेस्ट सम सॉल्यूशंस एंड दैट विल बी वेरी मच अप्रिशिएटेड कि इसमें कुछ जो डिफेक्ट्स हैं उनको आप एटलीस्ट कुछ स्टैंडर्डाइज कर दो, उसको एक मिनिमम स्टैंडर्ड पे ले आओ, देन उसको बेचो। तब भी आपका लॉसेस भी बच जाएगा एंड आपकी कंपनी की रेपुटेशन भी नहीं जाएगी। सो दिस इज द सोल्यूशन दैट आई हैव सीन इन दिस केस। आप अपना जो भी सॉल्यूशन है वो आप अपना जो लिखोगे अभी हम देखेंगे। व्हाट ऑप्शन वुड यू अडॉप्ट एंड व्हाई? बता दिया भाई। इससे क्या होगा कि हम ऑप्शन, पहला बात है कि व्हाट ऑप्शन में सीधा सीधा कि हम इसको क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने ऊपर पढ़ लिया है कि हमारे मेरिट्स डिमेरिट्स है। डिमेरिट्स
far outweigh the merit for both personal ethics, professional ethics, as well as long-term welfare of the company. So by doing this, you will uphold loyalty, ethics and all that. तो आप वो लिख दोगे. And why वाला aspect again कि there are solution and it is in line with your duty. ठीक है, better alternative exist कर रहा है तो आप क्यों नहीं लोगे. Then what are the ethical dilemmas? Ethical dilemma already हम साइड कर चुके हैं. ठीक है, यहाँ पे डिलेमा पूछा है. ठीक है, इश्यूज नहीं पूछा. डिलेमा जनरली मीन्स होता है ए वर्सेस बी. ठीक है, डिलेमा चूजिंग बिटवीन टू ऑप्शंस. इश्यूज पूछता है तो आप बहुत सी चीजें लिख सकते हो. तो ये हमेशा ध्यान रखा करिए कि जब डिलेमा लिखें तो वर्सेज में लिखा करिए कि ए वर्सेज बी और ऐसे करके. व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवरलुकिंग द ऑब्जर्वेशन रेज्ड बाय द इंस्पेक्टिंग टीम. तो खुद इन्होंने बता ही रखा है कि लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, पुअर क्वालिटी, कंपनी की लॉन्ग टर्म में रेपुटेशन खराब हो जाएगी. ठीक है, और अगर इस पे लाइक इफ गेट्स कॉट तो यू मे लूज योर जॉब. आपकी इंटायर टीम विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. अगेन आई ऑलवेज टेल यू, प्रोसीजर एसओपी क्या है. दिस थिंग इज बीइंग क्लियर विद योर साइन, योर नेम. आप यहाँ पे साइन कर रहे हो तो ये चीज जो है आपके ऊपर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस चीज को आप ना करें. ठीक है, तो सारी चीजें हमारा आई थिंक केस क्लियर हो चुका है. हाउ लाइक इफेक्टिवली यू राइट दिस थिंग, रीजन आप देते हो, उसमें क्या वर्डिंग यूज करते हो, दैट विल डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ मार्क्स आर यू गोइंग टू गेट. देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने. फर्स्ट आंसर इन्होंने केस का अगर हमें यहीं पे देना होता तो क्या हम केस क्या दिखा रहा है बेसिकली. अगर समरी एक बहुत शॉर्ट समरी तैयार करें तो क्या है कि द केस रिप्रेजेंट pressure to create defect and faulty product, है ना, overlooking your duty to reject them and a pressure is created by top management, है ना. यही तो हो रहा है. तो इसी चीज को आप इसमें लिखा दो भाई कि क्या है केस. given situation stated about practice of unfair domestic rejected product by other countries, poor quality product which is against the corporate ethics. तो ये अनफेयर ट्रेड हो रहा है या करने की कोशिश की जा रही है इसमें, है ना. तो ये चीज आप केस पे थोड़ा सा डिबेट कर गए. जो आपका केस दिया गया है वो यू आर द पर्सन हु इज फोर्स टू अडॉप्ट दिस थिंग, हो नहीं रहा है. तो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ इट बट रियलिटी यही है. तो इट इज समवॉट कनेक्टेड एंड हाँ ठीक है कि आप कह सकते हो और कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हैं बिल्कुल. दिस केस स्टडी हाईलाइट द इशू ऑफ प्रिवेलेंट issues prevalent in business world of selling poor quality product rejected by international market in domestic market, hence also consignment should. यहाँ से इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आपने बात कही थी, है ना. आपने ये तो कॉर्पोरेट लाइक बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड से बात कही थी. जो पर्सन है उसके पर्से से क्या बात है ना, कंपनी के से. तो इन्होंने एक एस्पेक्ट ये कवर किया है, पुअर कॉर्पोरेट या अगेंस्ट कॉर्पोरेट एथिक्स की बात कर दी है ना. देन आप मैनेजमेंट जो है इंटीग्रिटी वाला क्वेश्चन है तो पूरा दोनों साइड से, क्योंकि केस आपको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया ना कि यू आर द मैनेजर, है ना, आपको साइन करना है. तो आपके क्या इश्यूज हैं, आपके लिए क्या है. ओके, नाउ दैट बीइंग सेड देखते हैं स्टेक होल्डर कौन है भाई. कंपनी, टॉप मैनेजमेंट, इंस्पेक्टिंग टीम इंक्लूडिंग मी, पब्लिक एट लार्ज. पब्लिक या बेसिकली कस्टमर्स कहोगे ना तो ये ज्यादा शब्द आएगा, है ना. हमारे कस्टमर्स जो हैं कंपनी के, दे आर बेसिकली स्टेट. ठीक है, आप स्टेट को भी कह सकते हो कि आप जो है अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही हैं. तो ऑप्शंस अवेलेबल विथ मी. विल अपहेल्ड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. अब यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कैसे है और ये इसका मतलब आप समझ रहे हैं ड्यू प्रोसेस का. तो यहाँ पे शब्दों को थोड़ा सा और डीपली समझिए. ठीक है, ये चीज आप अगर सिविल सर्विस में कहीं पे और होते तो अप्लाई होता है, ये कॉर्पोरेट में है. विल एक्सेप्ट ऑडियंस, विल एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ टॉप मैनेजमेंट, विल प्रिपेयर अ रिपोर्ट रिगार्डिंग पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड विल टॉक टू टॉप मैनेजमेंट. ठीक है, प्रिपेयर करेंगे रिपोर्ट एक सजेशन के साथ, जो है एक सोल्यूशन के साथ. आप अगर टॉप मैनेजमेंट को कन्विंस करने की कोशिश करें, अगर ऑप्शन ये तीसरा आप ऑप्शन ये बनाए तो बेहतर चीज आ रही है. आप क्या कह रहे हैं कि विल टॉक टू टॉप मैनेजमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन कंपनी. देखो एक चीज मैं आपको हमेशा बता देता हूँ, नो वन इज गोइंग टू गिव
importance when you are just talking about this kind of consequences. अगर आप solution देते हो तो solution is appreciated everywhere. तो आप सिर्फ प्रॉब्लम लेके जाओगे तो it is not that practical. And you know what happens, जो हमेशा प्रॉब्लम लेके आते हो तो सॉल्यूशन माइंडसेट के साथ चलिए. इन्होंने क्या लिखा भाई, सेकंड आंसर, मी, इंस्पेक्शन टीम, कंपनी, पब्लिक एट लार्ज, कस्टमर्स, स्टेट, मैनेजमेंट. ठीक है, मैनेजमेंट का भी कंपनी है, कंपनी. यहाँ पे रेपुटेशन ऑफ कंपनी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है और टॉप मैनेजमेंट भी ऐड कर दो तो इट विल बी बेटर. रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ना स्टेक होल्डर में, सिर्फ कंपनी से ज़्यादा कंपनी की रेपुटेशन है तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन जो यूपीसी कहता है वो आ जाएगा. ऑप्शन अवेलेबल, डू एज टोल्ड बाई कमांडिंग ऑफिसर एंड क्लियर कंसाइनमेंट. कमांडिंग ऑफिसर टॉप मैनेजमेंट भी आपका है ना. डू माई ड्यूटी इन रेज द फ्लैग अबाउट पुअर क्वालिटी विदाउट प्रोटेक्टिव मेजर, सीक ट्रांसफर इन अनदर डिपार्टमेंट. ये आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप ट्रांसफर या फिर रिक्वेस्ट कर सकते हो विदाउट क्लियरिंग, सो यू विल escape or recuse yourself from this difficult situation. ये तो है, ठीक है. विदाउट प्रोटेक्टिव मेजर, अच्छा विथ प्रोटेक्टिव मेजर. अब ये आपके क्या मेजर होंगे है ना, ये देखने होंगे, ठीक है. और लाइक आई टेल यू कि एक ऑर्डर बनाओ है ना. एक ऑर्डर से क्या मतलब है कि सबसे पहले आप या तो बहुत अच्छा ऑप्शन दो या फिर सबसे पहले बुरा ऑप्शन दो, फिर एक ग्रेडेशन, ऑर्डरली फैशन फॉलो करो. अभी आप बीच में आपने कर दिया फिर एक खराब ऑप्शन है तो वर्स्ट ऑप्शन, सेकंड वर्स्ट, लास्ट, यू नो. तो दिस समवॉट शोज एक ऑर्डरली फैशन आपका थॉट प्रोसेस चले. ऊपर भी कर सकते हो कि सबसे पहले सबसे अच्छा फिर खराब खराब करो, तो जो भी आपको लगे एक ऑर्डरली फैशन फॉलो करो तो इट इज बेटर. क्रिटिकल इवेल्युएशन, ऑप्शन 1 कैन सेव माय जॉब. और देखो इसका फायदा ये होगा ना कि जब कोई भी एक चीज आप अडॉप्ट कर लोगे ऊपर या नीचे, तो आपके जो ये मेरिट डिमेरिट है ना, आपको सिर्फ बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि ऑप्शन 1 में क्या लिखा था, ऑप्शन 2 में क्या लिखा है. इट विल सेव योर टाइम एंड समवॉट आपको ऑटोमेटेड कर देगा प्रोसेस. बहुत आसानी से आप चीजें लिख पाओगे और कम से कम नहीं तो 4-5 मिनट आपका बचा देगा 5-6 केस स्टडी में बता रहा हूँ. सो एंड दैट्स अ लॉट. क्रिटिकल इवेल्युएशन में आपने लिखा है कैन सेव माय जॉब. अब बात कहाँ से सेव माय जॉब, यही है क्रिटिकल इवेल्युएशन. आप सेल्फ इवेल्युएट कर रहे हो तो ना, यही चीज है. क्रिटिकल इवेल्युएट कर रहे हो तो आप यहाँ पे ही बात करोगे मेरिट डिमेरिट में कि सेव इन जॉब इन शॉर्ट टर्म है ना. आप ये भूल जा रहे हो कि शॉर्ट टर्म में बचा सकते हैं, लॉन्ग टर्म में पक्का नहीं है ये चीज. तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप देख पाओ. ये है क्रिटिकलिटी. अगर ये नहीं लिखे तो आपका क्रिटिकल इवेल्युएशन ही सिर्फ इवेल्युएशन है. डिमेरिट, नॉट डूइंग ड्यूटी इन फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर. डिमेरिट क्या है, ठीक है, क्या आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर नहीं फॉलो कर रहे हो. सेकेंड आपने लिखा है शॉर्ट टर्म, देयर कैन बी नो इफेक्ट ऑन सेल ऑफ द कंपनी. ठीक है, आपका मे इंश्योर that no losses for company in short run. ठीक है, in long run can harm reputation of the company, succumbing under the pressure for avoiding. So ये सारे आपके नेगेटिव्स हैं. वेट अ सेकंड. सो ये नेगेटिव्स हैं. नेक्स्ट इन्होंने क्या लिखा है सेकंड कॉपी में, हम देखते हैं इनके मेरिट डिमेरिट. ओके, फर्स्ट आपने लिखा है ऑप्शन इज टू अपहोल्ड ड्यू प्रोसेस. ड्यू प्रोसेस की जगह स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जो है वो आप बात करो. There is a will to abide by the law of land and serve large public. थोड़ा सा देखो कि अब कहाँ पे किस पोजीशन पे हो है ना, तो चेंज हो जाते हैं थोड़ी चीजें है ना. यहाँ पे आपका एसओपी फॉलो हो रहा है. स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर क्या है कि कोई भी कंसाइनमेंट आएगा, अगर इस तरह का रिजेक्शन है तो देयर विल बी एन इंस्पेक्शन. तो दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, कैसे क्या करके चेक करना है. देन एक टीम बनती है, वो टीम चेक करेगी, वो क्लियर करती है. सो दिस इज नॉट लॉ, दिस इज नॉट लॉ ऑफ द लैंड है ना. ये इनकॉन्ग्रुएंस विद द लॉ ऑफ लैंड है कि आप बस कॉन्ग्रुएंस भी नहीं है, ये कंपनी का है, ठीक है ना. स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए. स्टैंडर्ड इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड राइट मींस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. ऑप्शन होगा कि कॉर्पोरेट एथिक्स के साथ है, आप इतनी चीजें बोल दो, ठीक है. प्रोफेशनल एथिक्स है. कॉर्पोरेट एथिक्स मतलब कंपनी के एथिक्स, और प्रोफेशनल एथिक्स मतलब जो भी आप किसी पोजीशन पे हो उसका एथिक्स, ठीक है ना. तो ये सब छोटे छोटे टर्म है, इनके बीच में डिफरेंस जानो. यही जो आप लिखे हो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लाइक पॉलिटिकल टर्म है कि लॉ खुद इटसेल्फ जो है कैसे बना है, क्या वो फेयर है या नहीं, इसको एग्जामिन जब करते हैं तब हम बोलते हैं कि ड्यू प्रोसेस. प्रोसेस मतलब क्या कि इंटायर
लॉ मेकिंग प्रोसेस इज एग्जामिन्ड बाय जुडिशरी। अब मुझे ये पॉलिटी यहाँ पे नहीं बताना है, बट फिर भी आप जान लो कि इसका मतलब ये होता है। और अगर कहीं पे नेग्लिजेंस है, जैसे कि आपका एक केस आया था वो आधार बेस्ड जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का, पीडीएस का, ठीक है, तो वहाँ पे आधार नहीं है तो आपको खाना नहीं मिलेगा, ऐसा था ना। तो वहां पे आप लगा सकते थे, आप एसपी या डीएम होके यू कुड अप्लाई दिस, माय लॉर्ड दिस केस या द वेरी इंटेंशन ऑफ पीडीएस इज to provide food to poor. This poor person has a ration card and everything, just आधार नहीं, तो इसके बेस पे हम खाना नहीं देंगे, तो that will be violation of due process of law। ठीक है, तब आप यहाँ पे आपको बहुत अच्छा, अगर डीएम हो या कुछ भी हो, तो आप इसको अपील कर सकते हो ड्यू प्रोसेस को। बट यहाँ पे आप आई थिंक एक डिफरेंस समझ जाओगे। Demerit may be transmitted from the office, terminated from the office service। एक ही जगह एक ही चीज लिखा करो, इसकी जरूरत नहीं है दो दो चीजों की। डिफिकल्टी इन फाइनेंशियली, आई कैन अंडरस्टैंड, जब मैं स्टार्टिंग में लिखता था ना तो मुझे भी होता था कि क्लैरिटी आ जाए तो स्लैश करके और भी चीजें लिखना, बट इसकी जरूरत नहीं है। बी प्रिसाइज, एक चीज में मीनिंग आ जाएगी। डिफिकल्टी इन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो ये तो एक ही चीज का एक्सटेंशन है ना कि आपकी जॉब चली जाएगी और दिस में लीड टू दिस थिंग। कंपनी में फेस ह्यूज लॉसेस, कब, अगर आप ये कर रहे हो तो मे फेस, अब इसी को हमें बेसिकली सॉल्व करना था, इसी पे तो सॉल्यूशन अप्लाई करना है। दिस इज व्हाट आई मीन बाय प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल सॉल्यूशन या प्रैक्टिकल अप्रोच। सेकेंड ऑप्शन आपका था कि विल एक्सेप्ट एडवाइस टॉप मैनेजमेंट एंड रिपोर्ट रिगार्डिंग पुअर क्वालिटी। तीसरा ये है डोमेस्टिकली, ठीक है, अगर आप एडवाइस मानते हो और पुअर चीज को क्लियर करते हो तो आपके क्या मेरिट हैं। विल बी एबल टू सेव माई जॉब, अगेन ये क्रिटिकल इवेल्युएशन नहीं है, आप सीधे प्रॉस कॉन्स देख रहे हो और वो भी सिंपलिस्टिकली, देयर इज नो क्रिटिकलिटी। अगर आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लीगल पॉइंट नहीं देख पा रहे हो इन सब चीजों में, तो क्रिटिकलिटी मिसिंग है। विल ऑल्सो इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो यही है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ ना क्लब करो, यहाँ पे सीधे से है कि विल क्या है ऑप्शन, विल इंश्योर दैट आई जॉब, आप जॉब कर दिया है ना शॉर्ट टर्म में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहीं से आपकी मिल जाएगी ना, जॉब एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्या है आपका सस्टेनिंग फैमिली, स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेंस ऑफ फैमिली, एक ही जगह पे कर दो। विल सेव कंपनीज ह्यूज लॉसेस बाय अलाउइंग अनफेयर ट्रेड, जरूरी नहीं है, बहुत सिंपलिस्टिक व्यू है, खुद ही क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं टार्निश, तो दिस थिंग्स आर लाइक डाइसी सिचुएशन, आप भेज रहे हो तो दिस में गेट कॉट, एंड जो आप कर रहे हो तो निगेटिव आउटकम भी आपका आ सकता है। तो हमेशा इसमें केस बनाओ, केस 1 एवरीथिंग गोज राइट, जो कि रेयरली होता है, ठीक है। केस 2 यू आर लाइक दिस पुअर क्वालिटी इज बीइंग कॉट। दूसरा आपने डिमेरिट की क्या बात की है, कॉम्प्रोमाइजिंग इंटीग्रिटी ऑनेस्टी एंड पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज, बोल चुके हैं भैया, रिप्रेजेंटेटिव सब लेके आओ, प्रोफेशनल एथिक, कॉर्पोरेट एथिक्स, एंड अगेन गांधी वाला यूज किया करो, सिन वाला है ना, ये आपका कंक्लूजन में आएगा। कितनी बार ये देखो, हर एक केस में लगभग घूम फिर के आ रहा है। वेल्थ विदाउट व्हाट, कॉमर्स विदाउट व्हाट, भूल गए सारी चीजें, तो ये चीजें आपको नंबर दिलाती हैं, है ना। सेकंड आपने लिखा है डिमेरिट कॉम्प्रोमाइजिंग पब्लिक, कुछ तो आपने लिखा है भाई, गोदागादी कर दी है। फिर कन्विक्शन टू अबाइड बाय द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अगेन समझ में आ गया ना, यहाँ ड्यू प्रोसेस नहीं आएगा। कंपनी में फेस लीगल एक्शन में टार्निश इट्स रेपुटेशन, तो खुद ही वो तो दिया ही हुआ है, ठीक है। ऑप्शन 3 था कि आप रिपोर्ट बनाओगे, उसके मेरिट क्या है, डिटेल एनालिसिस ऑफ रिपोर्ट विल नो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ पुअर क्वालिटी एंड विल टेक फर्दर एक्शन। अब ये देखो, जो आप ना इस पे अगर अपना सही काम करते हो तो दिस विल, अगेन एक जो सॉल्यूशन ओरिएंटेशन है, अच्छा आपने पॉइंट लिखा है जो कि काइंड मैंने मिस कर दिया कि दिस विल प्रिवेंट फर्दर मिस हैपनिंग, तो दिस विल ऑल्सो सेव मनी फॉर कंपनी और नॉट, सेव रेपुटेशन और नॉट। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, ये बहुत ही सॉलिड ये है आपका, इस तरीके से आपकी चीजें हैं तो बेहतर है। डिमेरिट कंपनी में सफर ह्यूज लॉस, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट में नॉट एक्सेप्टेड, ये भी ठीक है, बट अगेन आप रिपोर्ट भेज दोगे तो टॉप मैनेजमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर आपने क्लियर नहीं किया और एग्जॉस्टिव रिपोर्ट बनाई तो। और अगेन कंपनी में भी जो है आप क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उसमें आप रीच कर सकते हो, इंडिपेंडेंट जो होता है ना
अब यही चीज़ है कि नहीं कुछ चीज़ें मालूम है तो इंडिपेंडेंट होता है एक, अगर बड़ी कंपनी है तो हिज जॉब इज़ टू इंश्योर कि ऐसी चीज़ें ना हो। तभी कंपनीज एक, तभी जो आपका कोटक महिंद्रा कमिटी है इसने भी रिकमेंड किया था। सो देयर जॉब इज टू इंश्योर दिस काइंड ऑफ थिंग्स डू नॉट हैपन। ठीक है, विल एक्सेप्ट ऑप्शन 1 बिकॉज सीईओ होगा उसको आप भेज सकते हो, अगर नहीं है तो अगर ऐसे कुछ चीज़ें हैं तो आप पैरेलल जो है उनको आप रिपोर्ट भेज के कन्विंस करने की कोशिश, या सीधे सीधे टॉप मैनेजमेंट को कोशिश करोगे प्रपोजल, काउंटर प्रपोजल देके कि इस तरीके से काम किया जाए। विल एक्सेप्ट ऑप्शन 1 बिकॉज अबाइड बाई लॉ, स्टैंड इन कॉर्पोरेट एथिक्स, इंटीग्रिटी। अगेन रिप्रेजेंटेटिव टर्म में थिंग है, कॉर्पोरेट के साथ प्रोफेशनल एथिक्स या इस तरह के शब्द आप लेके आओ जो अप्रोप्रिएट हो केस के हिसाब से। सर्व लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट, लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट से ज़्यादा कस्टमर के प्रति आपका क्या है, एक लॉयल्टी बनती है। कंपनी, सिर्फ कस्टमर ही कंपनी के लिए लॉयल नहीं होते हैं, है ना, आप कंपनी भी कस्टमर के लिए लॉयल होती है, तो दैट जनरेट गुडविल, रेपुटेशन, सोशल कैपिटल। ठीक है, तो इस तरह के टर्म्स यूज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देयर इज अ विल टू टेक एक्शन अगेंस्ट द यूज्ड पुअर क्वालिटी टू इम्प्रूव इट, अगेंस्ट यूज्ड पुअर क्वालिटी एंड टू इम्प्रूव इट। ठीक है, आप ये बात कह रहे हो बट हाँ, इसको थोड़ा और क्लियरली लाने की जरूरत है। एथिकल डिलेमा, पर्सनल लाइफ वर्सेस प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, गुड। एथिकल मीन्स वर्सेस एंड, बिल्कुल मीन्स। ठीक है, यहाँ पे मीन्स में भी क्या था, फेयर प्रैक्टिसेस, है ना, एंड्स प्रॉफिट। लॉ वर्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, इंटीग्रिटी वर्सेस पर्सनल गेन। यहाँ पे कॉर्पोरेट एथिक्स वर्सेस गेन भी आप कर सकते हो। कंपनी हमेशा आप ध्यान दिया करो भाई, जो स्टेक होल्डर है उनको लेके आओ, तो कंपनी के लिए क्या हो गया, कंपनी के पर्से से देखोगे। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ आपके लिए नहीं पूछा था ना कि आपके लिए क्या, इसमें पूछा है केस में क्या इन्वॉल्व है। अगर पूछा आपके लिए व्हाट आर द फेस, अच्छा फेस बाय यू है, आपसे पूछा है तो आप इसके हिसाब से दोगे। ठीक है, आप क्या डिलेमा फेस कर रहे हो। अगर ये सिर्फ यहाँ पे यू की जगह पे, लेकिन यही चीज है आपको ध्यान देना होता है जब आप लिखने जा रहे हो कि फेस्ड बाय यू, रादर देन ये पूछता कि व्हाट आर द एथिकल डिलेमास इन्वॉल्व इन द केस, तो हम ये सारी चीजें लिखते हैं। बट आपके लिए पर्सनली क्या है ना, तो पर्सनली आपका प्रोफेशनल एथिक्स वर्सेस पर्सनल गेन है। ठीक है, देन मेन्स एंड आपके लिए बिल्कुल है। देन लॉ एंड मैनेजमेंट, ये भी आ जाएगा, इंटीग्रिटी वर्सेस पर्सनल, ये आप इसी का पार्ट है। इंटीग्रिटी जो है प्रोफेशनल एथिक्स का पार्ट है। तो दैट थ्री आर वेरी एमिनेंट, दीज थ्रीज आर। और भी कुछ लिखा है, प्रॉफिट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज। इसमें एक और आप वैसे लिख सकते हो क्योंकि आपका पर्सनल तो नहीं, ड्यूटी वर्सेस प्रेशर वाला एक एंगल आ रहा है क्योंकि टॉप मैनेजमेंट आपको है, आपकी ड्यूटी अलग है तो प्रेशर बना रहा है। चलो इन्होंने देखें क्या लिखा है। मेरे टीम के थे कि डू ड्यूटी रेजिंग विद प्रोटेक्शन मेजर के साथ आप करेंगे और ट्रांसफर सीख करेंगे। तो जब आप फ्लैग रेज करेंगे विद प्रोटेक्शन तो क्या ले रहे हैं भाई, आपके मेरिट क्या है, होल्डिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज। ठीक है, गुड, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों आपने डाल दिया, अच्छी बात है। वर्ड यहाँ पे ठीक आ रहे हैं, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव वर्ड। प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, बिल्कुल ठीक है, कंज्यूमर कस्टमर ऑफ द कंपनी इन लॉन्ग रन, प्रिवेंटिंग एनी हार्म एंड रेपुटेशन ऑफ कंपनी। सो कंपनी जरूर नहीं, सीधे आप इतना ही कह दो तो ये सफाइस है, इट विल सफाइस। डिमेरिट, हिज जॉब कैन गेट इन डेंजर, डेंजर danger is a very different word. Okay, may lose his job, इतना भी चल जाएगा। सेल्स ऑफ द कंपनी कैन डिक्रीज, हाँ ठीक है, ये भी अच्छा टर्म है क्यों, क्योंकि मॉडरेट है, आपका ह्यूज लॉसेस हो नहीं हो रहे जरूरी नहीं है। इट सपोर्ट्स एंड इनकरेजेस करप्शन, बिल्कुल बहुत अच्छे यहाँ पे जो है आपके वर्ड एंड व्यूज आए हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 था ट्रांसफर, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैन सेव हिज जॉब, एस्केपिस्ट अप्रोच, डू नॉट हैव करेज टू डू द राइट थिंग। ठीक है, ठीक है, इतनी ही चीज़ें आपके पास ऑप्शन हैं। देन आपके ऑप्शन दैट आई अडॉप्ट, ऑप्शन शुड आई अडॉप्ट आपने लिखा है, इसको सही करिए, लाइक ऑप्शन आई विल अडॉप्ट करो तो ज़्यादा बेहतर है, या आई, हाँ शुड आई तो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप आंसर की लैंग्वेज में हेडिंग डालो। ऑप्शन 2 आई विल अडॉप्ट बिकॉज it shows desire to stand up for the right thing despite it is not substantially affecting you as, okay, despite pressure and odds ऐसे लिखोगे ना तो ज़्यादा बेहतर आ जाएगा।
व्हाट इज दिस, सिंपल यहीं पे डिस्पाइट ऑड्स, प्रेशर इन ऑड्स, है ना, आपके ऑड्स अगेंस्ट है, तो आपका ये डिजायर टू डू द राइट थिंग डिस्पाइट ऑड्स, इतना चल जाता, ठीक है। बाय राइटिंग अ रिपोर्ट टू सीईओ ऑफ द कंपनी एंड अदर डायरेक्टर, इशू केम इन, कैसे आ जाएगा भाई, विच issue came in spotlight, can be brought in spotlight, which can lift the burden of do so told you to by higher authority, do so as told। जब ये सब फ्रेजेस यूज कर रहे हैं ना, तो इसके लिए ये यूज किया करे, कॉमा या सेमीकोलन या पैरेंथेसिस यूज करना जरूरी है, अदरवाइज मीनिंग विल बी लॉस्ट। टोल्ड टू यू यहां तक किया आएगा, डू सो एज टोल्ड टू यू, ठीक है। तो आप एक फ्रेज यूज कर रहे हो। These top authorities can again form team to inquire which can save your job, somewhat ठीक है। Can come up with alternative solution like to sell these at lower price in sale or give offer। बिल्कुल, ये solution oriented बहुत जरूरी है चीज़ है, ठीक है। solution oriented आप कुछ भी अगर आपके पास है ना, आप रादर देन आप एक इफेक्टिव सोल्यूशन कुछ भी देने की जगह एक सोल्यूशन ओरिएंटेड आप थिंकिंग दिखाते हो ना, तो दैट्स वेरी मच वेलकम। एथिकल डिलेमा, ट्रस्ट वर्सेस प्रॉफिट, बिल्कुल आपके लाइक अगेन लाइक आई टोल्ड यू ना कि डिलेमा हमेशा ध्यान दिया करो कि केस के लिए पूछ रहा है या द पर्सन इन्वॉल्व उसके लिए, तो यहाँ पे यू के लिए पूछ रहा है। पर्सनल वर्सेस कंज्यूमर इंटरेस्ट, इंटीग्रिटी वर्सेस एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। ये आपके लिए है, ठीक है। तो आप वर्डिंग अलग हो जाती है, बट घूम फिर के ना आपके जो 2-3 कोर डिलेमास होते हैं वही रहते हैं केस में, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवरलुकिंग द ऑब्जर्वेशन, सेलिंग ऑफ पुअर क्वालिटी कैन लीड टू डिक्रीज इन कंज्यूमर बेस। कंज्यूमर पहले तो सीधी सीधी क्या है, पुअर क्वालिटी इज फ्रॉड टू लाइक फ्रॉड विथ कंज्यूमर, है ना। तो ये चीज़ है, आप इस चीज़ को ध्यान करिए, यू आर फ्रॉडिंग, आप एक कंज्यूमर का ट्रस्ट के साथ खिलवाड़ करो, तो दिस इज फ्रॉड विद कंज्यूमर विच में लीड टू डिटीरियोरेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, गुडविल, ब्रीचिंग द ट्रस्ट ऑफ कंज्यूमर ओवर कंपनी, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक डायमेंशन दिखा रहा है, ये सोशल कैपिटल डायमेंशन दिखा रहा है, ठीक है। कैन ऑल्सो रेज क्वेश्चन ऑन माई एबिलिटी टू स्टैंड फॉर राइट विच माइट अफेक्ट माई फ्यूचर करियर ऑप्शन, बिल्कुल ये भी आपका है कि हाँ पर्सनल लेवल पे भी दिस सोच, तो ठीक है। इसमें डायमेंशन अच्छे आए हैं, जो मैं बात कर रहा था, इसमें डायमेंशन अलग अलग डायमेंशन से आपने बात कवर करने की बात कही है। प्रॉफिट ऑफ एनी कंपनी इन इज इंटरजॉइंड विद द रेपुटेशन एंड पब्लिक। अब यहाँ पे जब ये रीजनिंग देते हो ना, यहाँ पे यूज करो एज पर गांधी जी, साउंड एथिक्स मेक साउंड इकोनॉमी, और ये सिन वाला करके थोड़ा सा अगेन लर्न फ्रॉम दोज कॉपीज, लाइक विशाखा यादव कॉपी देखो, व्हाट 160 क्यों अप्रोक्सीमेटली था ना उनका, क्यों, बिकॉज सी आर्ग्यूज लाइक दिस ओनली, सो लर्न फ्रॉम दैट। नेक्स्ट इन्होंने क्या लिखा है लास्ट पार्ट में, कॉन्सिक्वेंसेज, वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, कंपनी में फेस लीगल एक्शन अंडर कंपनीज एक्ट एंड में लीड टू कैंसिलेशन ऑफ डिक्लाइन। देखो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें पकड़ पाना बहुत डिफिकल्ट है, कंपनी के अपने स्टैंडर्ड है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज अ डिफिकल्ट केस ये अप्लाई होने में, ठीक है। तो ये अगेन आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस एंड एक्सपीरियंस दिखाता है थोड़ा सा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ कॉर्पोरेट एथिक्स, ये पॉइंट वैलिड है। इंटरेस्ट एट लार्ज, लॉस ऑफ ग्रॉस एम्प्लॉयज इन केस ऑफ लाइसेंस कैंसिलेशन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सेकंड कॉपी में देख लीजिए, उन्होंने अलग अलग डायमेंशन कवर किए हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवरलुकिंग, ठीक है। तो पहले आप सबसे पहले जो आप अगेन ऑर्डर में बात किया जाए तो नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी दिखाता है आपकी पार्ट पे, पुअर कैरेक्टर आपका दिखाता है, कवर्डियसनेस दिखाता है, दैट शोज आपका पर्सनली आप पे कैसे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो आप इंडिविजुअल लेवल पे इन्होंने बात किया है फर्स्ट वाले आंसर में, और अच्छे से आप उसको कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। देन इसके और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, तो आपके कंज्यूमर जो है उन पे क्या होगा, फिर आपका जो अगेन स्टेक होल्डर कभी मत छोड़ा करो, 3 आपका कंपनी पे क्या असर होगा, ठीक है। तो 3 तो चीजें बहुत क्लियर है, ठीक है। अगर चौथा और ऐड करना है तो आपका जो रिलेशन है कंपनी का विद उस पर क्या है, ये भी एक पार्ट है। क्यों, ये चीजें कहाँ से आ रही हैं, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सिलेबस में जो आप पढ़ोगे तो ये आता है रिलेशन, पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। तो आप ऐसी हेडिंग्स बनाओगे यहाँ पे बात करते वक्त, तो हेडिंग्स विल बी टेलिंग,
हेडिंग से ही जो पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ दिस इज कमिंग फ्रॉम अ मेच्योर्ड एंड समवॉट एक एक्सपीरियंस पर्सन लिख रहा है। ऐसे चीजें अगर आप कर रहे हो तो दे आर ऑल्सो लाइक है, बट हर कोई एक एक चीज पढ़ने नहीं बैठा है। सच्चाई यही है, यूपीएससी में भी एग्जामिनर्स एक एक आपका वर्ड नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए हेडिंग वाला अप्रोच आई सजेस्ट कि आप वो यूज करो। दस देयर इज अ नीड टू अपहेल्ड कॉन्क्रीट एथिक्स इन अबाइड बाय। अगेन लास्ट में हमेशा बोल रहा हूँ कि एंड विथ अगर आपको करना है तो कुछ कोट सेन गांधी जी के, है ना, या कुछ अपनी बात कहने से अच्छा, या लॉ अगर कुछ अप्लाई हो रहा है तो देखो इनमें से क्या चीजें अप्लाई होती हैं। इनमें कोई कोट अप्लाई हो रहा है जो बहुत सटीक बैठ रहा हो, विवेकानंद एंड ऑल दैट, इनका गांधी जी तो ही हैं, या फिर कोई लॉ अप्लाई हो रहा है, कोई कमेटी रिकमेंडेशन या कोई केस अप्लाई हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अप्लाई हो रहा है, तो उसके साथ एंड करो। ठीक है, ये रेटोरिक नहीं, रेटोरिक तो ऑब्वियसली काम करता ही है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा कि जब होल्ड कॉन्क्रीट एथिक्स अबाइड बाय लॉ, यहाँ पर अपना लिख रहे हो ना, पता चल रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अपग्रेड। बट हाँ, पहले से आंसर बेहतर हो रहा है, डेफिनेटली ये चीज़ें हैं। सो आपका फ्रेमवर्क अच्छा रहा है, एक आध दो जगह पे मिसहैप है, जैसे कि आपकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन में क्रिटिकलिटी गायब हो जा रही है ना, तो ये एक मिस है। इसके अलावा और क्या है, ऑप्शंस में कई बार ये आपकी स्पेसिफिकली आपकी कॉपी में एक गड़बड़ है, यहाँ पे तो ठीक है सेकंड कॉपी में कि सिचुएशन को ग्रास्प कर पा रहे हो। इस सिचुएशन को आप थोड़ा सा देखो कि आप अगेन पोजीशनल वैल्यू आप नहीं देख पा रहे हो कि आपको कौन सा पोजीशन ये केस दे रहा है, आप कहाँ पे बैठे हो, आप पब्लिक ऑफिस में हो, सिविल सर्विस सर्वेंट हो, या ऐसे कंपनी प्राइवेट ऑफिस में हो कहीं। सो उसको देख के थोड़ा सा ग्रास्प, बट कोई नहीं, आपने ज़्यादा सॉल्व नहीं किया है तो दैट्स ओके, दैट इज एक्सेप्टेबल, है ना। आपका मुश्किल से 20-25 केस अगर आपने किया है तो अब धीरे धीरे आने लगेगा। सो कीप ऑन वर्किंग and we'll see you in the next one.